नमस्कार, मैं मणिकांत। दोस्तों, करंट अफेयर्स के मंथली डिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस करंट अफेयर्स श्रृंखला में हम लोग बिहार समसामयिकी और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 69th बीपीएससी प्री की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 7वां चरण शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, तो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में यह क्लास बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का। यह 2 पार्ट में आएगा, यह पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा कि आपको 69th बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली और बिहार दरोगा आपकी तैयारी, आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर यह वीडियो तैयार किया गया है। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। दोस्तों, तैयारी के लिए आपको भी उतना ही तैयार होना पहला प्राथमिकता है। आप जब तक तैयार नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती। इसीलिए आप हो जाइए तैयार और आज की क्लास के लिए कम से कम कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए। और अगले 1 घंटे तक पूरी ऊर्जा के साथ मैं करंट अफेयर्स 2023 आपके सामने लाने वाला हूं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि बिहार समसामयिकी से किस राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विधानसभा, किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने का घोषणा की गई है? तो आपको बता दें कि बिहार राज्य के बारे में आप जानते हैं, बिहार आपका अपना राज्य है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? अर्लेकर साहब। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। झारखंड, ऑप्शन में आपका झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। तो इसका आंसर विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा बिहार सरकार की है। आपको जानकारी के लिए बता दें तो बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7-7 और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान परिषद में, प्रत्येक विधान परिषद में 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने की। प्रत्येक विधानसभा में 7-7 और प्रत्येक विधान परिषद यानी प्रत्येक एमएलसी के माध्यम से 5-5 और प्रत्येक एमएलए के माध्यम से 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने की व्यवस्था की गई है। तो आप जान रहे होंगे कि झारखंड के बारे में आपको पता होगा, इसके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। आप मेरे साथ नोट करते जाए, आपका बेसिक चीज भी कंप्लीट होता रहेगा। ये सीएम है, ये गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम बुलडोजर बाबा, कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपका चौथा ऑप्शन राजस्थान है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने की व्यवस्था की गई है। अगर आप करें स्वास्थ्य क्षेत्र में, अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी प्रसाद
यादव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य ने मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी को 210 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मार्च 2023 में यह मुद्दा चर्चा में रहा कि कई राज्यों ने मनरेगा मजदूरी में परिवर्तन लाया है। तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने मनरेगा के मजदूरों के लिए मजदूरी की दर कितनी कर दी है, यानी दैनिक मजदूरी प्रतिदिन का, पहले 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरों को दिया जाता था बिहार में। बिहार में प्रतिदिन 210 रुपया दिया जाता था, यह बढ़कर कितना हो गया है? आपकी ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन है 357 रुपये प्रतिदिन, 221 रुपये प्रतिदिन, 310 रुपये प्रतिदिन, 228 रुपये प्रतिदिन। तो बिहार के लिए अगर देखें तो यह 228 रुपया प्रतिदिन हो गया है। 210 रुपये से बढ़ाकर 28 रुपये प्रतिदिन हो गया है। 8% की वृद्धि हो गई है बिहार के दैनिक मजदूरी में। किसके? मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 8% वृद्धि करके 210 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 228 रुपये कर दी गई है। 357 रुपये आपको नजर आ रहा होगा, यह हरियाणा की दैनिक मजदूरी। हरियाणा में मनरेगा मजदूरों का दैनिक मजदूरी 357 रुपये है और यह राज्यों में सर्वाधिक है। यह क्या है? राज्यों में सर्वाधिक। राज्यों में सर्वाधिक है हरियाणा 357 रुपये और 221 रुपये, 310 रुपये ये बिहार की मजदूरी नहीं है। और आपका मनरेगा की बात करें, मनरेगा के बारे में आप जानते हैं। मनरेगा, इसकी ये जो एक्ट था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार की रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना थी। इसकी यह योजना लाया गया था 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी के जयंती के अवसर पर। लेकिन यह लागू कब से हुआ? फरवरी 2006 से लागू होता है। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2005 में आई, 2006 से लागू हो गया और 2009 में आकर यह पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2009 से पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था और यह 2009 में मनरेगा हो गया। नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा। मनरेगा मतलब यहाँ एम फॉर महात्मा गांधी, इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा दिया गया? महात्मा गांधी। 2009 में इसके नाम में जुड़ गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर 2005 में लाई गई, फरवरी 2006 से लागू हुआ और मनरेगा का 2009 में नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो बिहार में इसकी मजदूरी दर कितनी हो गई है? 228। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीबी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व टीबी सम्मेलन, वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन 2023 में। आपको पता होगा टीबी डे, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 2023 का इसका जो थीम था, वह थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, ये आपका 2023 का थीम था, यस वी कैन एंड टीबी। तो 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी सम्मेलन 2023 का आयोजन होता है और यह आयोजन किस जगह आयोजित होती है? तो वह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वाराणसी, बनारस। इसी वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं। बिहार के 5 जिले को इसमें सम्मानित किया गया है। विश्व टीबी सम्मेलन चर्चा में रहा, इसमें बिहार के 5 जिले को सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए जिले बिहार के
5 जिले को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से जिले हैं इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 जिले को सम्मानित किया गया है। और इसमें आप देखेंगे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया है। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, पूर्णिया और सारण। पूर्णिया और सारण है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, पूर्णिया और सारण 5 जिलों को शामिल किया गया है सम्मान के लिए। तो आप देखेंगे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल दिया गया है, गोल्ड से सम्मानित किया गया। सिवान को सिल्वर मेडल मिला है टीबी उन्मूलन में विशेष योगदान के लिए। पूर्णिया और सारण दोनों जिले को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, यानी कांस्य। सिल्वर यहाँ रजत, गोल्ड हो गया स्वर्ण और ये हो गया कांस्य। तो आप देखिए विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन वाराणसी 2023 में विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ, जिसमें बिहार के 5 जिले को सम्मानित किया गया है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया को, जिसमें से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर को गोल्ड मेडल और सिवान को सिल्वर मेडल, पूर्णिया, सारण को ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल दिया गया है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2023 के थीम को याद रखेंगे, यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, यानी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में कौन नियुक्त हुए हैं? आपको ऑप्शन है वीरेंद्र सचदेवा, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, मनमोहन सामल। तो आप अगर इसमें मनमोहन सामल की बात करें, ये भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार के तो नहीं, ओडिशा के हैं। कहाँ के हैं? ये बिहार के तो नहीं, ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र सचदेवा यह दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और जेपी नड्डा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब। तो आपका रेस्ट ऑप्शन आपका बचता है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बिहार में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA अर्थात बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता किस तिथि को प्राप्त हुई है? स्वायत्त लिखा हुआ है, आप इसको स्वायत्त कर लेंगे, इसको हम यहां लिख देते हैं, यह स्वायत्त संस्था है। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता किस तिथि को प्राप्त हुई है? आपके लिए ऑप्शन है 22 मार्च 2023 को, 25 मार्च 2023 को, 24 मार्च 2023 को, 15 मार्च 2023 को। अगर तिथियों पर गौर करें तो आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी तिथि। 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस। इसी तरह हम लोग विश्व जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। और क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। अगर 24 मार्च की बात करें तो अभी हमने पढ़ा विश्व टीबी डे, ये टीबी डे है। विश्व क्षय रोग दिवस, तपेदिक दिवस भी उसी को कहा जाता है। 15 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो रेस्ट ऑप्शन आपका है बी नंबर, ये है 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे बिहार में खेल मंत्री कौन है?
बिहार के खेल मंत्री, बिहार में खेल मंत्री कौन है? आलोक रंजन झा। कौन है? आलोक रंजन झा। और केंद्र में खेल मंत्री अगर पूछें, केंद्रीय खेल मंत्री, आप ये सब फैक्ट स्टार लगाकर नोट करते जाएं। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो आपका पांचवा प्रश्न था, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब कानूनी मान्यता प्राप्त होती है? तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 25 मार्च 2023 को। कब? 25 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार सरकार के किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया इस बार? किसके क्षेत्र में? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। याद रखेंगे, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार की महत्वाकांक्षी, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आपके लिए ऑप्शन है 7 निश्चय 2 योजना, दूसरा ऑप्शन है आपका जल जीवन हरियाली मिशन, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, सभी योजनाएं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। लेकिन ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जल जीवन हरियाली मिशन को। किसे? जल जीवन हरियाली मिशन को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो उद्यमी योजना की बात अगर करें, यहाँ आप देख रहे होंगे युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, ये दोनों ही योजना 2022 में लॉन्च की गई। यह ऋण देने वाली योजना है, युवाओं को और युवतियों को स्टार्टअप के लिए ऋण उपलब्ध कराई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। 7 निश्चय 2 योजना यह 2020 से 2025 के लिए लाई गई है। और मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना के बारे में आप जान लीजिए कि उद्यमी योजना, उद्यमी योजना बिहार सरकार, यह एक ऋण योजना है। क्या है? ऋण, यानी लोन देती है सरकार। क्या देती है? लोन देती है। किसे देती है? तो युवा और इधर महिला, दोनों को 10-10 लाख का ऋण मिलता है। क्या मिलता है? 10-10 लाख का ऋण मिलता है। 10 लाख, यहां भी इन्हें भी 10 लाख। लेकिन इस 10 लाख रुपये का 2 भाग है। 10 लाख रुपये का 2 भाग है, 5 लाख, फिर 5 लाख, यहां भी 5 लाख प्लस 5 लाख। यहां इसलिए इसे हम बता रहे हैं कि 5 लाख, जो ये 5 लाख इनका युवाओं को दिया जाता है ये अनुदान है, जो 5 लाख महिलाओं को भी दिया जाता है ये अनुदान की राशि है। इन पैसों को वापस भी नहीं करनी है। आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई अच्छा बिजनेस काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर इस योजना के लाभुक हैं तो आपको 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपया अनुदान है। महिलाओं के लिए भी 5 लाख अनुदान है, युवाओं के लिए भी 5 लाख अनुदान है। लेकिन ये जो रेस्ट 5 लाख है, इस 5 लाख पर 1% का वार्षिक ब्याज लगता है। 1% का वार्षिक ब्याज लगता है युवाओं को। लेकिन महिलाओं की बात करें या लड़कियों की बात करें, इसे 0% ब्याज लगता है। यानी इसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे वापस 5 लाख करना है, इसे वापस 5 लाख 1% ब्याज के साथ करना है। तो 2 अक्टूबर 2019 को आप जल जीवन हरियाली मिशन योजना की बात करें, यह 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो आप इसे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, वो भी बिहार से रिलेटेड है। 110वां बिहार दिवस की थीम क्या थी? 110वां बिहार दिवस हाल ही में मनाया गया 22 मार्च। अभी हमने पढ़ा कि 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था?
युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ बिहार दिवस 110वां बिहार दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपके ऑप्शन में जल जीवन हरियाली, ये 2022 की थीम थी। क्या थी? 2022 बिहार दिवस की थीम, 2022 की थीम थी जल जीवन हरियाली। ब्लिसफुल बिहार क्या है? ब्लिसफुल बिहार है आपका, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। ब्लिसफुल बिहार बिहार के पर्यटन विभाग का टैगलाइन है, पर्यटन विभाग का टैगलाइन है। तो 110वां बिहार दिवस की थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय योजना 2 का पहला हिस्सा है। 7 निश्चय योजना 2, 7 निश्चय, जिसमें 7 अलग अलग निश्चय दिए गए हैं विकसित बिहार बनाने के मुख्यमंत्री के 7 सपने। 7 निश्चय 2 में जिसका टेन्योर है आपका 2020 से 2025, इसमें से जो पहला निश्चय है ना, वो प्रथम निश्चय यही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपको हम दिखा देते हैं वो ये निश्चय कौन कौन से हैं। बिहार, विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय, मुख्यमंत्री के 7 सपने जो विकसित बिहार बनाने के लिए हैं। इन्होंने 7 निश्चय को पार्ट 2 अभी लॉन्च किया, इससे पहले 2015 में आया, यह 2015 से 2020 तक चला था और ये 2020 से 2025 तक है। ये 2025 तक है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें देखिए कि युवा पर फोकस किया गया है, उसके बाद महिला पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया, हर खेत तक सिंचाई का पानी, उसके बाद गांव है, शहर है, सुलभ संपर्कता, मतलब ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद ये है सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ। तो आप देखेंगे इसमें युवा, महिला, किसान, गांव, शहर, कनेक्टिविटी और सबके लिए हेल्थ की व्यवस्था, ये 7 सपने 7 निश्चय 2 के हैं, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 2015 से 20 के लिए जो 7 निश्चय 1 आया था, इसमें था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। तो अब हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ 2023 के कुछ चीजों को हम लोगों ने देख लिया है, और जो बचे हुए चीजें बिहार समसामयिकी 2023 के मार्च महीने का, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। अब हम लोग राष्ट्र के लिए चलेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों पे। मार्च 2023 में किन 2 राज्यों के कुछ हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए अफस्पा का विस्तार किया गया? अफस्पा का मार्च 2023 में किन 2 राज्यों के कुछ हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए अफस्पा का विस्तार कर दिया गया है? आप अफस्पा के बारे में जाने सबसे पहले। अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अफस्पा का फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स अफस्पा का फुल फॉर्म है आपका आर्म्ड फोर्स आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट आया था 1958 में। यह है सशस्त्र बलों का विशेषाधिकार अधिनियम, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बलों का विशेषाधिकार अधिनियम 1958 का अधिनियम है। इस अधिनियम के साथ क्या किया जाता है कि सीमावर्ती कुछ राज्य हैं
जहां सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ संवेदनशील क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं अशांत क्षेत्र, सरकार द्वारा जैसे ही अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो वहां सशस्त्र बलों की, जिसमें अलग अलग असम राइफल्स हैं, CISF है और RPF है, BSF है, तो ये सभी जितने भी सशस्त्र बल हैं उन सशस्त्र बलों को इसमें विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है उन क्षेत्रों में जिसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। यहाँ लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, लोगों पर संदेह के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लोगों को एक साथ खड़े हो जाने की स्थिति में संदेह पर उस पर गोली भी चलाने का अधिकार है। आजकल न्यूज में देखा गया कि कुछ जगह पर आरोप लगे हैं कि सशस्त्र बलों ने कुछ मतलब निर्दोष लोगों को भी इसका शिकार बनाया है, तो इसके मिसयूज को लेकर यह मुद्दा में आया। लेकिन अभी फिलहाल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में यह फसपा कानून 6 मंथ के, एक बार में 6 मंथ के लिए ही आगे बढ़ाया जाता है, तो इसीलिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में फिर से 6 मंथ के लिए फसपा कानून का विस्तार कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन पर गौर करें तो आपका ऑप्शन में कॉमन कुछ नजर आ रहा होगा, यह है आपका नागालैंड, यहाँ नागालैंड, यहाँ नागालैंड। तो आपको बस इतना तय करना था कि नागालैंड के साथ और कौन ऐसे राज्य हैं जिस पर फसपा कानून का विस्तार हुआ है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इसको मैप से समझिए, ये 7 सिस्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ये है अरुणाचल प्रदेश और ये आपको दिख रहा है नागालैंड। मैंने आपको बताया सीमावर्ती राज्यों में ये कानून लागू होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के से सीमा लगाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश देखें सबसे पहले ये भूटान के साथ सीमा लगाती है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद इसकी सीमा चीन से लगती है, उसके बाद इधर इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड केवल म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, अगर जानकारी के लिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपका अबोर मिसमी की पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश के दियांग घाटी से ही ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ प्रवेश करती है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो आप जानते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी दियांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि रायसीना डायलॉग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई है, सॉरी 2014 से। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2014 से होती है। रायसीना इसका नाम इसलिए पड़ा कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली का विस्तार है, तो इसीलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग है। यह विदेश मंत्रालय का विदेश नीति की समीक्षा के लिए, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेश नीति की समीक्षा के लिए एक आयोजन किया जाता है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। और इसमें अब की बार 2023 में रायसीना डायलॉग का यह 8वां संस्करण था और हम इस 8वें संस्करण में इटली की प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए थे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में। यह मिस्टेक से लिखा गया है, इटली की प्रधानमंत्री। अब आप हमें बताएं जल्दी से, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? महिला है और इसका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री हैं और ये महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जियोर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग में भारत आई थी। स्वीडन की प्रधानमंत्री यह भी महिला है, मैगडेलेना एंडरसन। कौन है? मैगडेलेना एंडरसन। जर्मनी के चांसलर की बात करें तो नहीं, ये भी बने पिछले साल, ये है ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्वीडन की प्रधानमंत्री है मैगडेलेना एंडरसन, जर्मनी के चांसलर हैं, चांसलर वहां के प्रधानमंत्री को कहा जाता है ओलाफ सोल्ज। जापान के प्रधानमंत्री कौन है अभी? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। तो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8वां रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता इटली की
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन है आपका सीबीआई की नई पहल है, आरबीआई की नई पहल है, रक्षा मंत्रालय की पहल है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सीबीआई की बात करें, सीबीआई, वाकई में यह ऑपरेशन त्रिशूल सीबीआई की पहल है। सीबीआई द्वारा क्या किया जाता है कि विदेशों में जो भगोड़े अपराधी हैं, उसे वापस लाने के लिए, विदेशों में जो भगोड़े अपराधी हैं उसे वापस लाने के लिए इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई उन भगोड़े अपराधियों को भारत लाने का प्रयास करती है और इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन त्रिशूल रखा गया है। सीबीआई की एक नई पहल है, न्यूज में बहुत चर्चा में रहा था मार्च 2023 में। ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध सीबीआई से है। इसके अलावा आप कुछ हमें ऑपरेशन का नाम बताएं। ऑपरेशन आप करंट में सुने होंगे, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, आपने सुना होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन से, मतलब भारतीय लोगों को यूक्रेन में, जो रूस यूक्रेन वार में भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए थे, भारतीय छात्र फंसे हुए थे, उन लोगों को बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में आए भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन था, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने में ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग किया गया था। ज्ञात हो कि आपको ऑपरेशन देवी शक्ति की जरूरत कब पड़ी थी? जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में घोषित पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किससे संबंधित है? 2023-24 में ये बजट अभी फरवरी 2023 में लाया गया है। इसमें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई थी, जो मार्च 2023 से लागू कर दी गई है। तो इससे संबंधित या किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका कारीगरों या शिल्पकारों से, भवन निर्माताओं से, मंदिर परंपरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किससे संबंधित है? तो यह इसका संबंध है राजमिस्त्री से, बढ़ई से, मूर्तिकार से, और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाते हैं आपके लोहार, यानी स्थानीय जो शिल्पकार हैं, स्थानीय स्तर के जितने भी छोटे छोटे शिल्पकार हैं, उसकी उन्नति के लिए इन लोगों को सरकार इस योजना के माध्यम से क्या देती है? 3 सुविधाएं देती है। एक तो इसे तकनीकी पहुंच देती है, तकनीकी पहुंच, इसको ऋण उपलब्ध कराते हैं यानी फंडिंग करती है सरकार, यानी लोन के रूप में इसको आसानी से लोन मिल पाए और ये आगे बढ़ पाए, अपने काम को आगे बढ़ा सके। तीसरा इसको क्या मिलता है? तकनीकी पहुंच, और इसे फंडिंग मिलती है। तकनीकी पहुंच और फंडिंग के बाद इसे स्किल के लिए व्यवस्था की जाती है, उच्च स्तर का स्किल, यानी इसका कौशल तक पहुंच, स्किल तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। यह 3 प्रकार का सुविधा मिलता है। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का संबंध किससे हो जाता है? आपका कारीगरों और शिल्पकारों से। इसका ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा, कारीगरों और शिल्पकारों से पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? यह मार्च 2023 के न्यूज में बहुत चर्चा में रहा था और यह लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, इसीलिए आपको एग्जाम में नजर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, आप याद रखेंगे यह वाद को
इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है। ज्ञात हो कि इससे पहले चुनाव आयुक्त जितने अभी चुनाव आयुक्त कितने हैं, उसमें उसकी संरचना क्या है। चुनाव आयोग की अगर बात करें, चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। इसकी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर की बात करें तो नियुक्ति का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324(2) में वर्णन आया है। 324(2) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है और 324(2) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति, अब इसका संरचना की बात करें, अभी वर्तमान में जो इसकी संरचना है वह 1+2 की है। क्या है? 1+2, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वह पहले मंत्रिमंडल के सिफारिश पर हो जाता था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की कमेटी बैठती थी, उसकी सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब इसके आधार पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोगों की उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। क्या की जाएगी? नया प्रावधान क्या कहता है कि उच्च स्तरीय समिति बैठेगा, उच्च स्तरीय समिति। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? 3 सदस्य शामिल होंगे। किनके, कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? 3। इसमें 3 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें से पहले CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री। तीसरा हो जाएगा लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। तो इन 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। तो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद का संबंध चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से है। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और इन समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों की अब नियुक्ति होगी। आप बताएं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ये है आपका सुशील चंद्रा। कौन है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वन वेब इंडिया 2 मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी इसरो और DRDO दोनों, और नासा। नासा क्या है? यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा है। इसके बाद DRDO और इसरो। तो वन वेब इंडिया मिशन 2 के बारे में आप जानिए कि वन वेब ग्रुप एक कंपनी है। क्या है? वन वेब ग्रुप एक कंपनी है। वन वेब ग्रुप एक कंपनी है। यह इसरो के साथ टाई अप करती है और इन्हें 72 उपग्रह को प्रक्षेपित करना था। 72 उपग्रह को पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में, कहा? अंतरिक्ष के लोअर अर्थ ऑर्बिट में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के साथ इन्होंने टाई अप किया था और इसरो के द्वारा इसे 2 चरणों में प्रक्षेपित किया गया। और आप देख रहे हैं नाम क्या है? वन वेब इंडिया 2 मिशन। वन वेब इंडिया 1 जब आया था, वन वेब इंडिया 1 यह आया था आपका अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में इसरो द्वारा 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। उसके बाद वन वेब इंडिया 2 मिशन है, ये अभी यहाँ है और इसमें भी हम लोग 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ग्रुप कौन? इसरो के द्वारा 36 उपग्रह को
लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्चिंग किसके द्वारा हुआ है, किस व्हीकल के माध्यम से हुआ है, ये है LVM-3, इसी का नाम है, या इसी को बोलते हैं हम लोग GSLV-MK3। आपकी जानकारी में होगी कि GSLV-MK3 से ही चंद्रयान 2 का भी लॉन्चिंग हुआ था। GSLV-MK3 LVM-3 उसी का नाम है। 36 उपग्रह को, यानी वन वेब इंडिया मिशन 2 के माध्यम से कितने उपग्रह, 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और वन वेब ग्रुप एक कंपनी है इसरो के द्वारा। इसका संबंध किससे हो जाएगा, वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध होगा आपका इसरो से। तो मार्च 2023 में वन वेब इंडिया मिशन 2 और अक्टूबर 2022 में वन वेब इंडिया मिशन फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब चर्चा में रहे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो मार्च 2023 के हैं। तो आपको यहां दिख रहा होगा द एलिफेंट विस्पर्स अभी अभी 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। और ये 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में लॉस एंजल्स अमेरिका से दिया जाता है। एलिफेंट विस्पर्स भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, द एलिफेंट विस्पर्स का। इसका संबंध है कुट्टनायकन जनजाति से, यानी कुट्टनायकन जनजाति के जनजीवन को इस फिल्म में फिल्माया गया है। और इसके लिए द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म को 95वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कुट्टनायकन जनजाति कहां से संबंधित है, यह केरल से है। वैसे दक्षिण भारत के अन्य यत्र तत्र पाए जाते हैं, केरल की विशेष रूप से जनजाति है कुट्टनायकन जनजाति। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म इसी जनजाति के जनजीवन पर आधारित फिल्माया गया है। 95वां ऑस्कर अवार्ड में एक और अवार्ड भारत की झोली में आया है, वह है नाटू नाटू संगीत। RRR मूवी के हैं नाटू नाटू, और इसे मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। दूसरा है तमिलनाडु के सीएम ने वाइकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के सीएम कौन है, MK स्टालिन। इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ है, और इसकी शताब्दी समारोह का उद्घाटन कौन किए हैं, तमिलनाडु के सीएम किए हैं, MK स्टालिन। कौन किए हैं, MK स्टालिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा की भेंट किसे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदन की लकड़ी पर से नहीं, यहाँ चंदन की लकड़ी पर बनी बुद्ध की प्रतिमा की भेंट की है। ये दिए हैं आप जापानी प्रधानमंत्री, जापानी PM फूमियो किशिदा को। किसे दिए हैं, फूमियो किशिदा को। आपका नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इस 19 नए जिले के साथ राजस्थान में कुल जिले की संख्या 50 हो चुका है। और यहाँ संभाग की संख्या, जिसे हम लोग प्रमंडल कहते हैं, संभाग की संख्या यह बढ़कर 10 हो गया है। तो राजस्थान आप याद रखेंगे, राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू हुआ है। देश में पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम का शुरुआत करने वाला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार रेशम कीट उत्पादकों की सुरक्षा के लिए, रेशम कीट उत्पादकों की सुरक्षा के लिए यह योजना लॉन्च किए हैं। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो आप देखेंगे देवस्थल, याद रखेंगे देवस्थल
उत्तराखंड में है। और यहाँ क्या किया गया है, 4 मीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। यह किया गया कि सुदूर स्थित पिंडों की खोज के लिए। अंतरिक्ष में अभी तक जो अज्ञात पिंड हैं, अंतरिक्ष के पिंड की खोज के लिए, सुदूर स्थित पिंड की खोज अंतरिक्ष के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका कुछ नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के कुछ पुरस्कार सम्मान आपके सामने है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये मिला है आलिया मीर को। किसे? आलिया मीर, ये जम्मू कश्मीर की महिला है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रीतजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे मिला है। तो वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार के बारे में आप जानिए कि गणित का नोबेल पुरस्कार है ये। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। लुइस किफरेली को मिला है। लुइस किफरेली अर्जेंटीनियाई यूएसए के निवासी हैं। ये मतलब अर्जेंटीनियाई मूल के यूएसए के निवासी हैं लुइस किफरेली। इसे नोबेल गणित का नोबेल यानी एबल पुरस्कार 2023 मिला है। प्रीतजर आर्किटेक्चर अवार्ड की बात करें, प्रीतजर आर्किटेक्चर अवार्ड ये आपको डेविड चिपरफील्ड को मिला है। डेविड चिपरफील्ड को प्रीतजर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। और आर्किटेक्चर ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। ये वास्तुकला का नोबेल 1969 से इसकी शुरुआत की जाती है। 1979 ईस्वी से इसकी शुरुआत की जाती है और एबल पुरस्कार की शुरुआत 2002 से होती है। तो नेक्स्ट आपका सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सरस्वती सम्मान आप याद रखेंगे। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए तमिल साहित्यकार हैं, तमिल लेखक हैं शिवशंकरी। तमिल लेखक शिवशंकरी को उसके उपन्यास हैं सूर्यवंशम। आपको इसमें स का कॉमन नजर आ रहा होगा। शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है 2022 के लिए। मार्च 2023 में दिया गया सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान के लिए याद रखेंगे स से सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 2022 के लिए दिया गया है। यह 32वां व्यास सम्मान की बात करें तो यह ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागलखाना। पागलखाना उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि चारों वेदों का ज्ञान लेकर व्यास बनने चले थे, लेकिन ये पागलखाने में भर्ती है। तो आपको ऐसे भी याद रखा जा सकता है इजीली कि ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कौन है अभी मंत्री? ये है आपके मनसुख मंडाविया। यह सम्मान पोर्टर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो कोविड-19 के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए। और आपका नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड है 95वां अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए।
बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए यह है आपका मीराबाई चानू को मिला है। मीराबाई चानू, यह वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलन इसका खेल है। मीराबाई चानू यह पुरस्कार लगातार 2 बार पाने वाली, लगातार 2 बार 2021 के लिए और 2022 के लिए, लगातार 2 बार यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला है मीराबाई चानू। इसे मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। 95वां ऑस्कर अवार्ड की बात कर लें, इसमें बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को कम से कम, इन 4 पॉइंट को आप याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस, ये मूवी का नाम है। एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें, ब्रोकन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अगर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो यह नाटू नाटू, भारत की झोली में यह अवार्ड आया है। नाटू नाटू यह RRR मूवी का सॉन्ग है, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये था आपके लिए 2023 का पार्ट 1, 2023 के मार्च महीने करंट अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी तैयारी को, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में यह वीडियो आपके काम आया होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और आपके किसी भी सुझाव का हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।